2023 से 2025 के बीच 500 से ज्यादा एफआईआर गैंगस्टर थ्रेट और वसूली से जुड़ी हुई। 2022 के बाद पंजाब में 334 एनकाउंटर, यानी हर 4 दिन में से एक दिन एनकाउंटर। 2023 से मार्च 2025 तक 569 एफआईआर गैंगस्टर धमकी, एक्सटॉर्शन और इंटिमिडिएशन की। 2022 में 480, 2023 में 512 और 2024 में 141 से ज्यादा एक्सटॉर्शन थ्रेट कॉल्स। अप्रैल 2022 से अब तक पंजाब पुलिस एजीटीएफ ने 2536 से ज्यादा गैंगस्टर और क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया। इसी दौरान 962 गैंग मॉड्यूल तोड़े गए। वहीं 2024 से 559 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए, 482 हथियार बरामद किए गए। 2024 में ही 198 गैंग मॉड्यूल्स को बस्ट किया गया और 64 एनकाउंटर रिपोर्ट हुए। ये आंकड़े सिर्फ पंजाब के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ तान्या पाठक। एक समय था जब पंजाब की मिट्टी की एक अलग ही खुशबू होती थी। यहाँ के लोगों ने देश के लिए सबसे अधिक शहादत दी है, सबसे अधिक किसान और एनआरआई दिए हैं। लेकिन आज वही मिट्टी एक अजीब सी खामोशी में जी रही है। अब केवल अपनी पारंपरिक जिंदगी के लिए ही नहीं, बल्कि एक नई वास्तविकता के लिए जी रहे हैं जो कभी सोची ही नहीं गई थी। बिजनेसमैन सुबह अपनी दुकान खोलते हैं, लेकिन रात को फोन की चिंता में सोते हैं। माता पिता अपने बच्चों को कॉलेज तो जरूर भेजते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा ही एक ही सवाल रहता है, कहीं कोई नया खतरा तो नहीं आएगा। पंजाब पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2022 से 2024 तक केवल लुधियाना, मोहाली, जलंधर, बठिंडा और अमृतसर जिलों में 300 से अधिक गैंग सदस्य गिरफ्तार किए गए और 40 से अधिक गैंग मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समस्या खत्म हो गई। हर महीने लगभग 25 से 40 नई शिकायतें दर्ज हो रही हैं और ये प्रवृत्ति अभी तक जारी है। मुख्य रूप से व्यवसायी, स्कूल मालिक और गायक इस क्राइम के टारगेट बन रहे हैं। अब पंजाब में एक्सटॉर्शन का मतलब केवल पैसा लेना ही नहीं है, ये एक मानसिक दबाव यानी कि साइकोलॉजिकल वेलफेयर का हिस्सा बन चुका है। ये सब शुरू होता है एक फोन कॉल से। एक अज्ञात नंबर से रिंग आती है, आवाज बदल दी जाती है और संदेश एक ही होता है, तू हमें नहीं जानता लेकिन हम तुम्हें जानते हैं। इस फोन कॉल के बाद व्यक्ति की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट जाती है, एक फोन कॉल से पहले और एक फोन कॉल के बाद। ये पैटर्न अब पंजाब के गांवों और शहरों में सामान्य हो चुका है और इसके पीछे का नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय है। कनाडा, अमेरिका, दुबई और पाकिस्तान के ऑपरेटर पंजाब के शूटरों को रिमोटली नियंत्रित करते हैं। ये नेटवर्क केवल वसूली के लिए ही नहीं एक्टिव, बल्कि उच्च स्तरीय हत्याओं, शूटिंग और धमकियों के लिए भी एक्टिव है। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी लगभग 15 साल पहले शुरू की गई थी, जब स्थानीय गैंग्स ने एक छोटा सा कदम बढ़ाकर अपनी ताकत स्थापित की और धीरे धीरे सोशल मीडिया और क्रॉस बॉर्डर का इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क विकसित किया। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार नेटवर्क, दविंदर बम्बीहा, जग्गू भगवानपुरिया गैंग, लकी पटियाल गैंग, रोहित गोदरा गैंग जैसे नाम इस विकास के केंद्र में थे, जिन्होंने जेल में भी अपनी रणनीति और योजना संचालित की और शूटर पंजाब में सीधे अपराध को अंजाम देते रहे। वसूली का पैमाना अब वीडियो की धमकियों, स्पूफ्ड नंबरों और हाईटेक संचार के साथ व्यवसायिक स्तर का बन गया। और ये कहानी केवल गैंगस्टरों की नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम की कहानी है, जिसमें युवा, सोशल मीडिया, स्थानीय प्रशासन और पंजाब सरकार की भूमिका भी शामिल है। पुलिस और सरकार के प्रयास प्रभावशाली हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क और नई पीढ़ी के शूटर सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी के गैंगस्टर्स भी पंजाब में आकर धमकी देने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है,
जब ऑपरेटर पंजाब के बाहर बैठकर नेटवर्क नियंत्रित कर रहे हैं और स्थानीय शूटरों को कार्य के लिए हायर कर रहे हैं, क्या ऐसे समय में पंजाब सरकार और पुलिस इस पूरे सिस्टम को तोड़ पाएंगे या ये इकोसिस्टम स्थायी हो जाएगा? क्या पंजाब का युवा और व्यवसाय समुदाय इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गैंगस्टर नेटवर्क का सामना करते करते कभी सामान्य जिंदगी जी पाएगा या नहीं? तो कहानी पंजाब की कि पंजाब अंडरवर्ल्ड कैसे बना। तो इस पंजाब की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक समय था जब पंजाब का नाम या तो कृषि क्षेत्र की सफलता के लिए जाना जाता था या फिर खेल और संस्कृति की कहानियों के लिए। लेकिन 2000 के बीच एक समांतर कहानी विकसित हो रही थी, एक शैडो इकोनॉमी की, जिसमें अवैध ड्रग्स, हथियार, मानव तस्करी और छोटे शहरों की ताकत का मिश्रण था। पंजाब का गैंगस्टर इकोसिस्टम शुरुआती दौर का गैंगस्टर नहीं था। पुराने जमाने में अपराधी स्थानीय होते थे और उनके नेटवर्क जिले या गांव तक ही सीमित रहते थे। उस समय वसूली भी होती थी, लेकिन छोटे पैमाने पर। धमकियां अधिकतर व्यक्तिगत दुश्मनी या छोटे मोटे मामूली बदले या कंपटीशन से प्रेरित होती थी। ये संगठित कोई अपराध नहीं था, बल्कि हताश में किए गए अपराध थे। 2005 से 2010 के बीच स्थिति थोड़ी बदल गई। पंजाब के ग्रामीण इलाकों और बॉर्डर जोन में ड्रग तस्करी का नेटवर्क तेजी से एक्टिव हुआ। सीमा पार संपर्क और तस्करी ने नई पीढ़ी को अवैध पैसा कमाने का स्वाद दिया। साथ ही कबड्डी टूर्नामेंट, कनाडा माइग्रेशन वेव और NRIA आकांक्षाओं ने एक दिलचस्प इकोसिस्टम बनाया। ऐसे वातावरण में स्थानीय लड़कों को पहचान मिली और गैंग ब्रांड बनने का अवसर दिखाई देने लगा। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई जैसे नाम सामने आने लगे। विभिन्न गैंग और जातीय संगठन एक ही समय पर एक्टिव होने लगे। पहली बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ। पहली बार गैंगस्टरों ने एक सार्वजनिक कथा बनाई। युवा जिन्हें मुख्य धारा के अवसर नहीं मिल रहे थे, उन्हें अंधेरे में ग्लैमर का रास्ता मिला। जेल अब केवल सजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि ऑपरेशन का केंद्र बन गया। मोबाइल फोन, भ्रष्ट जेल कर्मचारियों और डिजिटल भुगतान ने गैंगस्टरों को जेल के अंदर से ही नियंत्रण की क्षमता देनी शुरू कर दी। शूटर बाहर होते थे, योजना जेल के भीतर बनती थी। 2014 से 2020 के बीच में पंजाब पुलिस के आंतरिक अपराध पैटर्न में एक बदलाव दिखाई देने लगा। वसूली की FIR में अनियमितता थी, लेकिन हर बड़े अपराध का संबंध किसी गैंग से जुड़ा होता था। छोटे शहरों के छात्र शूटर बन गए। इंस्टाग्राम पर गैंग सपोर्टिंग रील्स वायरल होने लगी और गैंग की महिमा एक पॉप कल्चर तत्व बन गई। फिर आया 2022 का मूसेवाला मामला, जिसने पूरा संतुलन हिला दिया। पंजाब की राजनीति, पुलिस, मीडिया और युवा मनोविज्ञान सभी एक ही दिशा में मुड़ गए, गैंग वॉर। लॉरेंस बिश्नोई अपने अग्रिम छवि के साथ सार्वजनिक रूप से मुख्य खलनायक बन गया। गोल्डी बरार नेटवर्क, दविंदर बम्बीहा गैंग, जग्गू भगवानपुरिया गैंग, लकी पटियाल गैंग, रोहित गोदरा गैंग, अर्श डल्ला, गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई जैसे नाम नेटवर्क के प्रतीक बन गए। पैसा वसूली का पैमाना इसके बाद दोगुना हो गया। गैंग्स ने एक मॉडल अपना लिया। कनाडा आधारित नंबरों से कॉल, VPN से स्पूफ्ड कॉलर ID, आवाज बदलकर धमकी, व्हाट्सएप पर लिखित संदेश, शूटरों को छोटे कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करना और वीडियो धमकियों को वायरल करना। बिजनेसमैन, स्कूल मालिक, गायक और संपत्ति व्यापारी लगातार यही सवाल पूछ रहे थे, अगला टारगेट कहीं मैं तो नहीं? पंजाब की कहानी 2005 से 2020 तक एक धीमी आग की तरह थी, लेकिन 2022 के बाद यह पूरी तरह से वाइल्ड फायर बन गई। और अगर आज की हकीकत पर बात करें तो आज पंजाब में गैंगस्टर की तरफ से वसूली कोई अलग अपराध नहीं है। ये एक पूर्ण संरचना बन चुकी है, जिसे एक बहुस्तरीय सिस्टम से हर स्तर पर अलग काम किया जाता है। शूटर अलग, प्लानर अलग, फाइनेंसर अलग, डिजिटल ऑपरेटर तक अलग। पंजाब पुलिस AGTF यानी कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के आंकड़ों के अनुसार 2022 से 2024 तक 300 से ज्यादा गैंग सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं और 40 से ज्यादा गैंग मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया है।
इसके अलावा कई इंटरस्टेट रेड्स हुए हैं जिसमें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर के गैंग के सहयोगी पकड़े गए हैं। लेकिन ये जमीन पर हकीकत का केवल आधा सच है। आखिर क्यों? क्योंकि गैंग का दिमाग पंजाब के अंदर नहीं, पंजाब के बाहर बैठा हुआ है। सबसे एक्टिव विदेशी आधारित मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ कनाडा में है, अर्श डल्ला कनाडा में लिस्टेड है, अनमोल बिश्नोई, लखबीर सिंह लंडा पाकिस्तान आधारित खालिस्तानी इनके लिंक है और इनके जो नेटवर्क अवशेष हैं वो ज्यादातर यूएई, यूरोप में है। इन सभी का मॉड्यूल ऑपरेशन एक जैसा ही है। पंजाब में 18 से 25 साल की उम्र में शूटरों का एक नेटवर्क एक्टिव करना, जिनका काम निगरानी करना, वीडियो सबूत रिकॉर्ड करना, ट्रिगर को अंजाम देना, घटना स्थल से बच निकलना और वीडियो या बयान को वायरल करना शामिल है। अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो यानी कि आज की बात करें तो पंजाब पुलिस के सभी जिलों में महीने में औसतन 25 से 40 वसूली शिकायतें या धमकियों की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। कुछ जिलों में जैसे लुधियाना, मोहाली, बठिंडा, मोगा, जालंधर और अमृतसर में ये संख्या और भी अधिक है। गैंग की तरफ से दी जाने वाली वसूली की धमकियां अब केवल गैंग वॉर का विस्तार नहीं है, ये एक स्वतंत्र बिजनेस बन चुका है। बिजनेसमैन को पता है कि पुलिस मदद करेगी, लेकिन धमकी का मानसिक असर घर तक पीछा करता है। वसूली की मांग की बात करें तो 5 लाख से 50 लाख रुपए तक होती है। सबसे आम हथकंडा वीडियो धमकी का है। काले मास्क में व्यक्ति हथियार के साथ गैंग का नाम कैमरे पर दिखाते हुए एक स्क्रिप्टेड थ्रेट देता है। 2023 के बाद ये रणनीति तेजी से बढ़ने लगी है। हथियार सप्लाई और शूटर जनरेशन का भी आंकड़ा अगर देखें तो बेहद ही डरावना है। पंजाब पुलिस और एनआईए ने 2024 में स्वीकार किया है कि तुर्की निर्मित जिगाना पिस्टल, अमेरिका कनाडा से 3D प्रिंट, पाकिस्तान के रास्ते से AK क्लोन, यूरोप से तस्करी की गई ग्लॉक्स भी इनके पास हैं। इतना ही नहीं, शूटरों की उम्र 18 से 23 साल के बीच है, जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि गैंग की छवि, तेज पैसा, रील फेम और बड़े भाई की इज्जत करना। अधिकांश शूटरों ने ये कबूल किया है कि उन्हें लगा था कि ये काम उनके जीवन को और खास बना देगा। पंजाब सरकार का काम अगर हम देखें तो पंजाब सरकार ने गैंग वॉर और वसूली के खिलाफ कई गंभीर घोषणाएं की हैं। AGTF को मजबूत किया है। प्रमुख आंकड़ों पर अगर नजर मारे तो 300 से ज्यादा गिरफ्तारी, 900 से ज्यादा हथियार बरामद, 200 से ज्यादा वाहन जब्त और 40 से ज्यादा गैंग मॉड्यूल्स को नष्ट किया है। लेकिन वसूली का इकोसिस्टम इतना सरल नहीं है। पंजाब का गैंगस्टर नेटवर्क अब मल्टी कंट्री मॉडल बन चुका है। मास्टरमाइंड कनाडा में है, कार्यकारी भारत में है, हथियार पाकिस्तान से है, फंडिंग क्रिप्टो में है और कॉल VPN से है। वहीं शूटर जो हैं वो स्थानीय है। स्थिति में पुलिस केवल 50 से 60% ही नियंत्रण कर सकती है। पूर्ण सफाई के लिए विदेशी सहयोग भी उतना ही जरूरी है। सिस्टम की खामियों यानी कि कमजोरियों की बात करें तो जेल के अंदर मोबाइल एक्सेस पूरी तरह से बंद नहीं है। ग्रामीण इलाकों में गैंग भर्ती जारी है। वसूली की FIR में प्रमुख कमी ही नहीं है। विदेशी मास्टरमाइंड्स को वापस लाना उतना ही धीमा है जितना कि सरकार का विकास। युवाओं में ग्लोरिफिकेशन और डिजिटल प्रचार पर नियंत्रण बेहद ही कमजोर है। अब सवाल सिर्फ एक ही खड़ा होता है, पंजाब का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आने वाले 2-3 साल में पुलिस की नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस दिशा में जाता है। क्या पंजाब सरकार और एजेंसियां उस मॉडल को तोड़ पाएंगी जिसका मस्तिष्क पंजाब के अंदर नहीं बल्कि पंजाब के बाहर बैठा हुआ है? क्या युवा इस डार्क ग्लैमर से निकल पाएंगे? क्या गैंगस्टर की तरफ से की जाने वाली वसूली तब तक रुकेगी जब तक कनाडा और पाकिस्तान आधारित मास्टरमाइंड निष्क्रिय नहीं किए जाते? और क्या पंजाब के गांव और शहर कभी वो दिन देख पाएंगे जब रात को फोन की घंटी बजते ही पहला ख्याल वसूली कॉल का ना हो?
क्या आप कनाडा एंड अमेरिका में हैं और आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट भी करवाना चाहते हैं एंड यू आर ऑल्सो प्लानिंग अ ट्रिप टू इंडिया, सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एंड द टॉप मोस्ट डेंटल क्लिनिक सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ चंडीगढ़ एंड मोहाली, जहां हम ये सारे प्रोसीजर्स पेनलेस तरीके से तो करते ही हैं, रादर वी ट्राई आवर बेस्ट की शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में भी खत्म हो जाए, जिसके लिए हम हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, चाहे वो डेंटल इम्प्लांट्स हो, स्माइल मेकओवर हो या इनविजिबल ब्रेसेस हो। वी ट्राई आवर बेस्ट टू फिनिश योर केस इन द बेस्ट पॉसिबल वे।